तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? और इसका राइट आंसर क्या होगा? साइटोलॉजी। क्या होगा? साइटोलॉजी। और हम पहले बात कर चुके हैं कि जो सेल या कोशिका होती है, सेल यानी कोशिका, और बायोलॉजी में हम इसे एक नाम देंगे क्या? जहां भी साइटो वर्ड आएगा, जहां भी साइटो शब्द आएगा उसका मतलब क्या होगा? कोशिका। और जहां भी लॉजी आ जाएगा, जहां भी लॉजी आ जाएगा, इसका मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। स्टडी या अध्ययन। ठीक है। तो इस तरीके से साइटोलॉजी क्या बना? साइटोलॉजी यानी कि कोशिका का अध्ययन। बात करें अगर हिस्टोलॉजी की, तो यह है ऑप्शन ए। यहां हिस्टो का मतलब होता है ऊतक। जहां भी आपको हिस्टो वर्ड दिख जाए उसका मतलब क्या होगा? ऊतक, है ना। और ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। फिर बात करें हम ऑप्शन सी की, तो यहाँ है कार्डियोलॉजी। जहां कहीं भी आपको कार्डियो शब्द दिखे, क्या? कार्डियो। जहां भी आपको कार्डियो शब्द दिखे इसका मतलब होता है हृदय या हार्ट। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। और नेफ्रोलॉजी की बात करूं तो आप सिंपल इसको लिख सकते हो, जहां भी आपको नेफ्रो दिखे, नेफ्रो मिलकर बना होता है नेफ्रॉन से। और ये जो नेफ्रॉन दिख रहा है, ये हमारा जो वृक्क होता है, किडनी होती है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जब हम वृक्क वाला चैप्टर पढ़ेंगे, किडनी वाला उत्सर्जन, तो वहां हम देखेंगे। अभी आप इतना याद रखो, नेफ्रो किससे मिलकर बना है? नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन की स्टडी, नेफ्रॉन या वृक्क का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेफ्रोलॉजी। समझ आया आप सबको? अब कुछ स्लाइड्स में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है इस तरफ, उसका मतलब देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहला है पैथोलॉजी। क्या है? पैथोलॉजी। और जो पैथोजन्स होते हैं, पैथोजन यानी होता है रोग जनक। ये होता है रोग जनक। और रोग जनक क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में रोग पैदा कर दें, जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु या विषाणु या प्रोटोजोआ। ये सारे क्या हैं? सूक्ष्म जीव, जो क्या कर सकते हैं? हमारे शरीर में प्रवेश करके और हमें बीमार कर सकते हैं। तो पैथोजन यानी रोगजनक, और पैथोलॉजी का मतलब रोगजनकों का अध्ययन। रोगजनकों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। सेकंड है पेडोलॉजी, और इसका मतलब होता है मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन। इसके बाद है हिस्टोपैथोलॉजी। और याद करो, पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था? जहां भी आपको हिस्टो शब्द दिख जाए उसका मतलब होता है ऊतक। क्या होता है? ऊतक। तो ऊतक बीमारी का अध्ययन जो होता है उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। ऊतक बीमारी का अध्ययन, ये कहलाता है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी। फिर आया आपके इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या है? तो यहाँ इकोलॉजी है पर्यावरण का अध्ययन। पर्यावरण का अध्ययन। नेक्स्ट है आपके डर्मेटोलॉजी। जहां कहीं भी डर्मेटो वर्ड आ जाए, डर्मेटो शब्द आ जाए, उसका मतलब होता है त्वचा। तो यहाँ किसका अध्ययन हो गया? ये हो गया त्वचा का अध्ययन। त्वचा का अध्ययन। फिर अगला है न्यूरोलॉजी। और ये जो न्यूरो दिख रहा है आपको, ये जो न्यूरो शब्द दिख रहा है, ये मिलकर बना हुआ है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका से। ठीक है। और ये मस्तिष्क में पाई जाती है, तो इसलिए हम बोल देंगे मस्तिष्क का अध्ययन। मस्तिष्क का अध्ययन। अक्सर जब हमें कोई सर से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम, तो हम किसके पास जाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं ना। तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर है कार्डियोलॉजी, और कार्डियो का मतलब हम देख चुके हैं कि इसका मतलब होता है हृदय। तो हृदय का
अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है पल्मोनोलॉजी। और जहां कहीं भी आपको पल्मो शब्द दिखे, पल्मो शब्द यूज होता है किसके लिए? ये यूज होता है हमारे फेफड़ों के लिए। या मैं सिंपली आपसे बोलूं तो फेफड़ों को हम क्या बोल सकते हैं? और फुफ्फुस क्या बोल सकते हैं? फुफ्फुस। तो पल्मोनोलॉजी का मतलब होता है फेफड़ों का अध्ययन। फेफड़ों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका हिपेटोलॉजी। और जहां कहीं भी हिपेट शब्द आ जाएगा, जहां कहीं भी हिपेट शब्द आ जाएगा, इसका मतलब होता है आपका लीवर। और लीवर को हम क्या बोलते हैं? लीवर को हम बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। और एक और नाम है इसका जिगर, है ना? तो यहां हिपेटोलॉजी का मतलब क्या होगा? यकृत का अध्ययन। फिर अगला है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो शब्द आपने सुना होगा, जो छोटी चीजें होती हैं जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन चीजों के लिए हम एक शब्द यूज लेते हैं और वो क्या होता है? माइक्रो या सूक्ष्म। बायो का मतलब जीव और लॉजी का मतलब अध्ययन। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब आपका सवाल होगा सर इसका स्क्रीनशॉट ले ले क्या? तो बिल्कुल नहीं। आपको एजुकेटर एकेडमी के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे इसकी पूरी पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगी। तो इस चीज की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। बस आप यहाँ पे फोकस रखो और एक एक सवाल को आराम से समझो। नेक्स्ट है ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने 1665 में कोशिका की खोज की। उनका नाम बताना है। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारे रॉबर्ट हुक साहब। कौन? रॉबर्ट हुक। ये जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की। और किसमें की थी इन्होंने? तो किस कोशिका की थी? तो इन्होंने मृत कोशिका की थी। किसकी की थी? मृत कोशिका की खोज ये की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है? इसलिए हम इनको एक और चीज बोलते हैं, क्या? कोशिका विज्ञान का जनक। कोशिका विज्ञान का जनक। इतनी बात क्लियर है? अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन सर जीवित कोशिका की भी तो किसी ने खोज की थी ना? वो कौन थे? तो आपको एक नाम दिख रहा होगा यहाँ पे, ल्यूवेनहॉक। क्या दिख रहा है? ल्यूवेनहॉक। ये जो ल्यूवेनहॉक है, इनका पूरा नाम है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हुआ यूं कि इन्हें घूमने का बड़ा शौक था और एक दिन ये घूमते हुए चले गए एक तालाब के पास। और वहां ये तालाब के पानी के पास जब बैठे थे तो इन्होंने इनके पास अपना माइक्रोस्कोप था। और माइक्रोस्कोप से इन्होंने जब अध्ययन करना शुरू किया तो इनको वहां एक जीव दिखा। क्या दिखा? एक जीवाणु दिखा। क्या दिखा? एक जीवाणु दिखा। मतलब कि जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। और इन्होंने सबसे पहले नाम दिया, क्या नाम दिया उसे? इन्होंने बोला एनिमल क्यूले। एनिमल क्यूले। फिर एक स्टार पॉइंट बात और है, स्टार लगा के लिखेंगे हम। ये जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने शुक्राणु की खोज की थी। किसकी की थी? शुक्राणु की खोज। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक साहब ने। किसमें की थी? तो पादप कोशिका थी। अच्छा, पादप कोशिका में जीवित कोशिका जो थी, सॉरी, पादपों में जो जीवित सेल थी उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज किसने की थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। शुक्राणु की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की। तो प्याज की झिल्ली में जीवित कोशिका की खोज। प्याज की
झिल्ली में जीवित जीवित पादप कोशिका की खोज। इसके साथ एक और देखते हैं हम। इन्होंने पहले प्रोटोजोआ की खोज की, और प्रोटोजोआ का नाम क्या था? प्रोटोजोआ का नाम है हाइड्रा। प्रोटोजोआ की खोज, और प्रोटोजोआ में आपके हाइड्रा है। और जब हम अलैंगिक जनन की विधि देखते हैं, वहां हम देखते हैं कि जो मुकुलन की विधि होती है वो एक जीव में पाई जाती है, और वो कौन सा जीव है? हाइड्रा। जब हम टेस्ट लेंगे कभी और उसमें मैं ये क्वेश्चन डालूंगा तो वहां भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इतनी बात ठीक है। अब देखो, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में एक चीज आपको और याद करनी है, और वो एक चीज क्या है? तो इनकी किताब, चलो यहां लिख देता हूं मैं इनकी किताब। तो इनकी बुक क्या थी? इनकी बुक है प्रकृति के रहस्य। प्रकृति के रहस्य, इंग्लिश में बोलते हैं मिस्ट्री ऑफ नेचर। मिस्ट्री ऑफ नेचर। इतनी बात समझ में आ रही है? पहले जीवाणु की खोज भी इन्होंने की थी। पहले जीवाणु की खोज। और आपको पता है कि जीवाणु कैसा होता है? सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते, सॉरी, नग्न आंखों से इसको नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म जीव है। इसलिए हम एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक को इसलिए हम एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक को क्या बोलते हैं? पहले सूक्ष्म जीवी। पहले सूक्ष्म जीवी वैज्ञानिक। क्या बोलते हैं? पहले सूक्ष्म जीवी वैज्ञानिक। कौन थे? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले टेक्निकल साहब, आवाज आ रही है क्या? एक बार चेक कर लो। चलो, सबसे अच्छा क्वेश्चन अब देखो, मिलान करें। अब आप बोल रहे हो कि सर आपने एग्जाम में जो हमारा पेपर लिया उसमें आपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे डाले, सुमिलित करो। देखो, जहां भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए मतलब पेपर इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, और एक तो आपको इनमें से आता ही होगा। मतलब आप एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाते हो जहां से आप 50-50 आराम से कर सकते हो। सबसे छोटी कोशिका, और सबको पता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। मतलब यहां ए का 4 होने वाला है, और ए का 4 किस में आ रहा है? तो ए का 4 3 में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। नेक्स्ट देखो, शुक्राणु की खोज किसने की? अभी मैंने बताया एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। मतलब बी का 1। अब बी का 1 किस में आ रहा है? बी का 1 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मतलब ये हमारा सही उत्तर है। बाकी हमारे सही उत्तर नहीं है, सीधी सी बात यही है। यहां तक सब क्लियर हो गया? अनुवांशिकता के जनक बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो शत्रुमुर्ग का अंडा है, और इसका माप कितना होता है? 170 mm इंटू 130। ये आपके रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक कौन है? और इसका उत्तर होगा आपका सी, श्लीडन व श्वान। अब यहां एक बात समझो, 2 वैज्ञानिक आए। कौन से? सबसे पहले आए श्लीडन, और सन था 1838। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जितने भी पादप होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, सब कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पादप होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर होते हैं। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, और ये आए 1839 में। 1839 में आए, और इन्होंने क्या बताया कि जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? वो भी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। आपको ये जो स्लेडन दिख रहे हैं ये थे पादप विज्ञानी। कौन थे? पादप विज्ञानी। और जो श्वान दिख रहे हैं ये थे आपके जंतु विज्ञानी। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने बताया कि सभी पादप और जंतु कोशिका से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक बात ये नहीं समझा पाए, और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि जो नई कोशिकाएं हैं वो किनसे मिलकर बनी होती है? किनसे मिलकर बनी होती है? तभी क्या होता है कि एक
साइंटिस्ट आते हैं और नाम क्या था उनका, उनका नाम था आपके पहले आप ये देखो, चलो एक सेकंड। हाँ, तो आपके एक वैज्ञानिक आते हैं, नाम था उनका रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, सन था 1855। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आके एक सेंटेंस दिया और सेंटेंस का नाम क्या था, सेंटेंस था ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। जिसका मतलब क्या था, जिसका मतलब था कि नई कोशिकाएं पुरानी मात्र कोशिकाओं से जन्म लेती, नई कोशिकाएं पुरानी मात्र कोशिकाओं से जन्म लेती हैं या उत्पन्न होती हैं। ये बात किसने बताई, ये बात बताई रुडोल्फ विर्चो ने। किसने बनाई बताई, रुडोल्फ विर्चो ने। अगला प्रश्न देखते हैं। सेम देखो, पीछे जो हमने डिस्कस किया उसी पे डिपेंडेंट है। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने दिया। ठीक है, फिर इसके बाद है थियोफ्रेस्टस, डी ऑप्शन, बाकी हम बी ऑप्शन तो देख चुके हैं। तो ये जो रुडोल्फ थियोफ्रेस्टस जो है, थियोफ्रेस्टस को हम पादप विज्ञान के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप विज्ञान के जनक। बात करें अगर जंतु विज्ञान के जनक की, तो जंतु विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक, भ्रूण विज्ञान के जनक, भ्रूण विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के जनक, ये तीनों एक ही हैं। और कौन है, ये है अरस्तु। कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल। कौन, एरिस्टोटल। अच्छा, पुरकिंजे रह गया हमारा एक। तो देखो, ये हमारी कोशिका, और कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक। क्या पाया जाता है, केंद्रक। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर क्या होगा, केंद्रक द्रव्य। कोशिका में कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसी प्रकार जो केंद्रक होता है, इसमें है केंद्रक द्रव्य। क्या है, केंद्रक द्रव्य। ये दोनों किसी भी जीव के लिए बहुत आवश्यक है, किसी भी कोशिका के लिए बहुत आवश्यक है। दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने, जो कि आपका ए ऑप्शन आपको दिखा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रुडोल्फ विर्चो। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, है ना। और केंद्रक का ही एक नाम क्या है, नाभिक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, चलो ये डायग्राम से आप और अच्छे से समझ सकते हो कि आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये किसका डायग्राम है, ये है जीवाणु का, जीवाणु या बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या है, आपको एग्जांपल याद रखना है, ये एक प्रोकैरियोटिक है। क्या है, प्रोकैरियोटिक। यहां पे जो प्रो है, इसका मतलब होता है पुराना, और कैरियो का मतलब होता है यहां पे केंद्रक। मतलब जिसमें पुराना केंद्रक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, है ना। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब पुराना केंद्रक, और पुराना केंद्रक का मतलब होता है कि केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है ना। तो यहां जो डीएनए है वो
खुली अवस्था में ही पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने क्या बोला, प्रोकैरियोटिक। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, केंद्रक क्या है, अनुपस्थित है। क्या है, अनुपस्थित। अगला प्रश्न देखो, फिर से सुमेलित करें, वापस इजी सा क्वेश्चन आ गया आपके। तो यहां हम क्या देखेंगे, इनमें से अगर आपको एक चीज पूछी जाए तो आपको ये तो पता है कि सर हमने ये तो अच्छे से रट लिया था कि कैसे कवक और कैसे काइटिन, यानी कि डी का एक होगा। क्या होगा, डी का एक। अब मुझे बताओ डी का एक किस में आ रहा है, तो आप बोलोगे सर डी का एक तो 3 में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो वैसे ही कट गया, कट गया। अब आप गौर से देखोगे तो चौथा जो ऑप्शन है इसमें ये आपको गलत दे रखा है, यहां भी 4 यहां भी 4, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद में जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, ये चीज भी आपको अच्छे से याद करवा दी थी। तो इसका मतलब है आपके बी का क्या है, 3। अब बी का 3 किस में दिख रहा है आपको, बी का 3 एक में, ऑप्शन हमारा क्या है, ए हमारा सही उत्तर है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति होती है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक कोशिका, और कोशिका में क्या होता है, केंद्रक। ये जो कोशिका का बाहरी आवरण है इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, है ना। और ये कोशिका झिल्ली अपने अंदर से कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही आने देती है ना, हर किसी को आने नहीं देगी। को मान लो कोई ऐसा पदार्थ चल गया जो कोशिका को क्षतिग्रस्त कर दे, फिर तो ये जो जरूरी चीजें उनको आने देगी और बाकी नहीं आने देगी। तो इसकी प्रवृत्ति कैसी है, अर्धपारगम्य। ये एक कोशिका झिल्ली का डायग्राम है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है, दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम का नाम है तरल मोजेक। तरल मोजेक मॉडल। और ये तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था, तो ये एक साइंटिस्ट थे, आपको नाम याद रखना है। 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर व निकोलसन। सिंगर व निकोलसन, इन्होंने 1972 में तरल मोजेक मॉडल दिया था, ये आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को किस रूप में जाना जाता है, और मैंने अभी ही आप लोगों से डिस्कस किया था कि एक जीव के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, या एक कोशिका के लिए, तो जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य की खोज किसने की, पुरकिंजे। किसने की, पुरकिंजे। कोशिका झिल्ली के बारे में हम देख चुके हैं कि ये कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है। फिर है लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। लाइसोसोम क्या होता है, तो देखो ये जो लाइसोसोम है इसके बारे में देखते हैं अब। लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम है इसको कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी। और एटम बॉम्ब बोलते हैं, एटम बॉम्ब बोलते हैं। और इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग। सुसाइड बैग, है ना। सुसाइड बैग का मतलब ही क्या होता है, आत्मघाती थैली। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो एक कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, और भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसी तरीके से इसमें क्या है, लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम क्या करता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। और ये एंजाइम जब इनको लगता है कि कोई कोशिकांग ठीक से काम नहीं कर रहा, जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये सही से काम नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से कुछ एंजाइम छिड़क देगा और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ये इसकी डेथ हो जाएगी या ये खत्म हो जाएगा। अगर इसको लगेगा पूरी कोशिका ही ठीक से काम नहीं कर रही, तो भी अपने अंदर से ऐसे ही करेगा और ये कोशिका फट जाएगी और कोशिका की क्या हो जाएगी, यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी, अगर आम भाषा में बोले तो, है ना। तो ऐसा किसके कारण हुआ, लाइसोसोम के कारण। इसलिए हमने क्या बोला, इसको आत्मघाती थैली। इतनी बात आपके समझ आ रही है।
चलो ये भी पढ़ लिया हमने। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य, जो किसमें पाया जाता है? कोशिका के अंदर। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, ये है कोशिका द्रव्य, ये है न्यूक्लियस में पाया जाने वाला न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और इसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। किसने की थी? पुरकिंजे ने। अनिल फैन थोड़ा तेज करना है। अब देखते हैं इसको। तो देखो, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक मैं आपको बता चुका हूं, अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। एक का तीन किस में? तो एक का तीन सब में, बस एक को छोड़ के, तो ये कट हो जाएगा। फिर राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पेलाडे। किसने की थी? जॉर्ज पेलाडे, यानी कि बी का एक। अब बी का एक किस में आ रहा है? तो बी का एक हम देखेंगे एक ही में आ रहा है, तो ऑप्शन ये सही है हमारा एकदम। अगला देखो, असंगत युग्म है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। बिल्कुल सही बात है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। फिर स्वयं का डीएनए लाइसोसोम में होता है क्या? ये गलत है, ये असंगत बात है। क्यों है अभी देखते हैं। लास्ट देख लो, कोशिका विभाजन में सहायक कारक का है, ये भी ठीक है। स्वयं का डीएनए लाइसोसोम में नहीं होता। स्वयं का डीएनए किस किस में होता है? तो स्वयं का डीएनए एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें स्वयं का डीएनए होता है। इसका एक नाम, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सूत्रकर्णिका। और एक है हमारा प्लास्टिड, इसको बोलते हैं लवक। इसमें भी स्वयं का डीएनए होता है। तो आपको ये दोनों एग्जांपल याद रखने हैं। स्वयं का डीएनए लाइसोसोम में नहीं होता। लाइसोसोम में तो क्या है? एंजाइम भरे हुए हैं। अब है असत्य कथन। क्या है? आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। सही बात है ये तो। ठीक है। अंतःप्रदेवी जातिका नहीं, जालिका, टाइपिंग मिस्टेक है, ये जालिका है। अंतःप्रदेवी जालिका की खुरदरी सतह वसे बनाती है क्या? ये गलत बात। तो यही आंसर है हमारा, क्योंकि ये गलत है। गोल्जी कोय को पादपों में डिक्टियोसोम कहते हैं क्या? सही बात है। रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट की बनी होती है। बिल्कुल टोनोप्लास्ट की बनी होती है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा हुआ सवाल है आपका। अच्छा, अब यहां गौर से सुनना। मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रदेवी जालिका, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं। और तो इसमें राइबोसोम, और क्या पाया जाता है इसमें? तो रिक्तिका भी पाई जाती है और लाइसोसोम भी पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कोशिकांग हैं। बात करते हैं हम खाली अंतःप्रदेवी जालिका की। टेक्निकल टेक्नीशियन जी, आ रही है ना आवाज? अब मैं एक काम करता हूं, इस अंतःप्रदेवी जालिका को दो भागों में बांट देता हूं। दो भागों में बांट दिया। एक भाग, एक भाग मैंने देखा कि इसके ऊपर कुछ इस तरीके के कुछ कण थे। ठीक है। अब ये आपको कैसी लगेगी? तो आप बोलोगे सर ये तो खुरदरी लग रही है। और खुरदरी को क्या बोलते हैं हम? रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि कैसी? खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका। खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। ठीक है। और दूसरी साइड आप बोलोगे सर ये तो एकदम, इस पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो प्लेन सी है, चिकनी सी है। तो इसका नाम क्या रख देंगे हम? इसका हम रख देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। अच्छा सर, ये चीज तो आपने बता दी। अब हमें ये बताओ आप कि ये कण क्या है? तो देखो, ये जो कण पाए जा रहे हैं इनको बोलते हैं हम राइबोसोम। राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम होता है, ये जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम क्या काम करता है? तो ये राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन निर्माण। कौन कर रहा है? ये राइबोसोम। अच्छा सर, अब हमारे समझ में आ गया कि ये जो खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका है ये तो बनाती है प्रोटीन, और ये चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका है ये क्या बनाएगी? वसा। क्या बनाएगी? वसा। दूसरी बात, ये जो राइबोसोम होते हैं ये कोशिका में मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, और जो अंतःप्रदेवी जालिका है, ये जो अंतःप्रदेवी
जालिका है इसके ऊपर भी पाए जाते हैं, दोनों जगह पाए जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इतनी बात क्या आप लोगों को समझ में आ गई क्या? तो ये क्या बोल रहा है, अंतःप्रद्रवी जालिका की खुरदरी सतह वसा बनाती है क्या? नहीं, खुरदरी सतह क्या बना के जा रही है? प्रोटीन बना के जा रही है। क्या बना के जा रही है? प्रोटीन। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है देखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं देखना। सबसे पहले डी देखेंगे, रोग जनकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हम सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था वहीं हम पढ़ के आए थे, पैथोलॉजी, तो ये तो सही बात है, सही सुमेलित है। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है क्या? बिल्कुल हिपेटोलॉजी कहलाता है। घास का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी, ये भी सही बात है। और ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है कि घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब ये बोल रहा है केंद्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है क्या? ये तो बिल्कुल सुमेलित नहीं है, तो उत्तर क्या हो गया हमारा? ए। क्या हो गया? ए। देखो, जो ऑस्टियोलॉजी होता है, ऑस्टियोलॉजी, इस ऑस्टियोलॉजी के अंदर आप देखोगे एक शब्द ऑस्टियो। इस ऑस्टियो का मतलब क्या है? इसका मतलब है हड्डी। क्या है? हड्डी। और इसका मतलब क्या है? अध्ययन। तो अब बात समझ में आ गई, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो सर केंद्रक के अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो केंद्रक के अध्ययन को हम बोलते हैं कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी, ठीक है। जहां पे कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, और लॉजी का मतलब तो आप सबको पहले से ही पता है, अध्ययन होता है। अगला सवाल फिर से सुमेलित करो। तो यहां देखो, सबसे पहले आपको सिंपल सा देखना है कि प्रोटीन का भंडारण, और ये आपको पता है कौन करता है? प्रोटीनोप्लास्ट, मतलब बी का 3 होना चाहिए। बी का 3 किसमें बताओ? बी का 3 एक ही में आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहां पे मैंने आपको बताया था लवक या प्लास्टिड, है ना? पहली चीज तो ये किस में पाया जाता है? क्या हमारे अंदर पाया जाता है क्या? नहीं। तो किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है पादपों में। पादपों में, ठीक है, केवल पादपों के अंदर। अब मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, लवक 3 प्रकार के, कौन कौन से? एक है हमारा हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक। जहां भी वर्ण शब्द आ जाता है ना, उसका मतलब होता है कलर, रंग, तो ये मतलब रंग से संबंधित है। और तीसरा है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, ये जो हरित लवक होता है, इसके कारण पेड़ पौधों का, पत्तियों का कलर कैसा होता है? हरा, है ना? तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये हरे कलर के लिए जिम्मेदार है, हरा रंग। इसीलिए पत्तियों का रंग आपने देखा होगा कैसा होता है? हरा। वर्णी लवक आपने देखा होगा, ये जो केला है, पपीता है, या जितने भी रंग बिरंगे फ्रूट्स है, वो उनके अंदर कौन सा रंग है? कौन सा सॉरी कौन सा लवक है? वर्णी लवक। कौन सा है? वर्णी लवक। तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? रंग के लिए। फिर है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक ये क्या करता है? तो ये वसा व तेल का संग्रह करता है। किसका? वसा व तेल का संग्रह। एक इंपॉर्टेंट चीज और देखो, मुझे बताओ टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो टमाटर का रंग लाल होता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वर्णी लवक है वो क्या है? लाइकोपीन। लाइकोपीन, है ना? लाइकोपीन। फिर देखते हैं गाजर का कलर किसके कारण आता है? बताओ गाजर का कलर किसके कारण आता है? चलो ये सवाल आपके लिए दे रहा हूं मैं, इसको देख के करना आप, है ना? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। किसको कहा जाता है? डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। और वैसे कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, जिन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। एक आपको यहां देखना है एम एस स्वामीनाथन, है ना? ये जो स्वामीनाथन लिख रहे हैं आपको, ये स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम है एम एस स्वामीनाथन। और ये कौन है?
तो ये कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में क्या है ये? हरित क्रांति के जनक। और हाल ही में इनको केंद्र सरकार ने अवार्ड से भी सम्मानित किया है। कौन सा अवार्ड है ये आपके लेवल पे देख लेना आप एक बार, ठीक है। चलो अगला है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तंत्रिका तंत्र क्या है? तो देखो हमारा मस्तिष्क जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये कोशिकाएं पूरे शरीर में जो मस्तिष्क तक सूचनाएं लेकर जाती है। आपको किसी ने छुआ या आपने किसी गर्म चीज को छू लिया, मतलब जितनी भी स्पर्श संबंधी चीजें हैं, आप जो भी चीजें अनुभव कर पा रहे हो, किसके कारण? तंत्रिका कोशिकाओं के कारण। आपको किसी ने छुआ तो कैसे पता लगा? तो देखो ये क्या है? आपका दिमाग है ना। और इस दिमाग के अंदर ये कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये सारी जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, है ना, और बाहर निकलती हैं, है ना। ये देखेंगे हम जब मस्तिष्क वाला चैप्टर आप देखोगे, पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा पहले कहाँ मिलती है। तो ये सारी चीजें, मस्तिष्क जो है वो किससे मिलकर बना होता है? ये तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। और इस तंत्रिका कोशिका को हम एक नाम से जानते हैं, न्यूरॉन। किससे जानते हैं? न्यूरॉन। तो ये क्या है? न्यूरॉन। इसका उत्तर क्या हो आपका? न्यूरॉन। अब आप देखो न्यूरॉन कोशिका का डायग्राम। ये एक तंत्रिका कोशिका का चित्र है, और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है इसके बारे में। तो इसको ध्यान से देखो। आपको ये जो इतना भाग दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। ये जो आपको डेंड्राइट दिख रहे हैं, ये आगे की जो ये संरचना निकल रही है ये वाली, इसको हिंदी में कहा जाता है द्रुमिका, जो कि सूचनाओं को आगे पहुंचाती है। फिर इस तंत्रिका कोशिकाओं में भी कुछ और कोशिकाएं होती है, ये जो आपको दिख रही है। इन कोशिकाओं का नाम क्या है? बताओ क्या नाम है इनका? तो इन कोशिकाओं को बोलते हैं हम श्वान सेल। क्या बोलते हैं? श्वान कोशिकाएं। श्वान कोशिकाएं। और ये जो श्वान कोशिकाएं हैं, इनके ऊपर वसा की एक परत होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ये दिख रही है आपको वसा की परत, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन की शीथ, ठीक है। इन दो कोशिकाओं के बीच में आपको एक संरचना दिख रही है ऐसी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेनवियर के नोड। रेनवियर के नोड, रणवीर सिंह के नोड नहीं, क्या? रेनवियर के नोड। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इस कोशिका के अंदर आपको एक द्रव दिख रहा है ना, और हर कोशिका के अंदर पाया जाता है ये। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये तो हमको पता ही है, कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य। बात करें अगर तंत्रिका कोशिका की, तो ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न देखो। न्यूरॉन की एक जोड़ी के बीच एक अंतर जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरते हैं जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं। मतलब आपको एक अंतर, एक डिफरेंस देखना है। उससे पहले क्या देखोगे आप? अब मैंने आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में बता दिया, अब मैं एक बार इसका रफ डायग्राम बना रहा हूं। देखो यहाँ पे, ये एक तंत्रिका कोशिका, ये दूसरी, और इसी प्रकार ये तीसरी। टेक्नीशियन साहब आवाज आ रही है ना? हाँ। तो अब देखो यहाँ पे, क्या हमारे शरीर में एक ही तंत्रिका कोशिका है या बहुत सारी है? तो आप बोलोगे सर बहुत सारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही बात है कि? बताओ क्लास में पढ़ाया हो तो, है ना। अब कुछ तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या पढ़ा था क्लास में। फिर से सुन लो। हमारे जो बॉडी है उसके अंदर एक तंत्रिका कोशिका नहीं है। कितनी है? बहुत सारी है। एक तंत्रिका कोशिका होती तो आपने तो इस आधार पे बोला कि सर टच करते ही पता लग गया, तो ऐसा नहीं।
ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं बहुत सारी है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब मानो आपको किसी ने छुआ तो आपको पता लगा कैसे कि ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं इसमें क्या हुआ, वो सूचना गई, है ना, वो सूचना गई और वो सूचना आगे बढ़ेगी। लेकिन आप बोलोगे सर आगे कैसे बढ़ेगी, आगे तो बढ़ ही नहीं सकती है क्योंकि दो कोशिकाओं के बीच में तो गैप आ रहा है, रिक्त स्थान आ रहा है। और इस रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। तो सर सिनेप्स के कारण तो सूचना आगे ही नहीं जा सकती, फिर आपने कैसे बोल दिया कि हमें छूने का एहसास और इन सारी चीजों के बारे में पता लग जाएगा। तो देखो इस तंत्रिका कोशिका में आगे की तरफ कुछ केमिकल, कुछ रसायन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ केमिकल। और ये केमिकल सूचनाओं को क्या करते हैं, आगे पहुंचा देते हैं। जैसे सूचना यहां से शुरू हुई यहां तक आई, अब आगे आगे यहां तक कैसे आएगी, तो ये जो केमिकल है, ये जो रसायन है, ये आगे निकल जाएंगे और यहां तक सूचना को पहुंचा देंगे। फिर इसी तरीके से प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। ये केमिकल या रसायन क्या काम कर रहे हैं मुझे बताओ, सूचना को ट्रांसफर कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। और जब सूचनाओं को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम इनके लिए एक यूज लेंगे वर्ड, उसका नाम होगा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर। और कौन से, जो न्यूरॉन्स में पाए जा रहे हैं। ये केमिकल या रसायन कहां पाए जा रहे हैं, न्यूरॉन कोशिका में। तो हम इसको बोल देंगे न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर। यहां तक उम्मीद करता हूं सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मैंने आपको यहां दो चीज पढ़ाई है। एक, सबसे पहले तो इसका तो आंसर क्या होगा हमारा, इसका जो आंसर है वो तो सिनेप्स होगा। दूसरी चीज हमने क्या देखी, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये चीज भी हमारे आराम से क्लियर हो गई। और एक्सोन क्या होता है, तो एक्सोन के लिए इसको समझो वापस डायग्राम को। मैंने आपको ये जो चीज बताई यहां से और यहां तक वाली जो चीज है, यहां से और यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। और एक्सोन का हिंदी नाम क्या है, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष। अब बात समझ में आ गई। तो हमने एक एक करके तीनों ऑप्शंस आराम से देख लिए। अगला प्रश्न है, पोन्स, सेरिबेलम व मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है। और इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा पश्च मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क तीन भागों से मिलकर बना होता है। तीन भाग क्या क्या है, तो देखो इसके तीन भाग आप ऐसे याद कर लो। पहले वाले भाग जो होता है इसको हम बोल देंगे अग्र मस्तिष्क। क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क। और ये जो अग्र मस्तिष्क होता है ये भी तीन भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से, तीन भागों से, एक दो तीन। कौन कौन से, तो एक है इसका प्रे मस्तिष्क, और इसको हम सेरिब्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। दूसरा क्या है, दूसरा है थैलेमस। और तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है। फिर ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया मध्य भाग। तो मैं इसको बोलूंगा मध्य मस्तिष्क। ठीक है। और फिर तीसरा भाग हम देखेंगे इसका, ये तीन चीजों के मिलकर बना होता है, मतलब इसके तीन पार्ट हैं। क्या क्या नाम है वो देखो। पहला जो है इसका, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अनुमस्तिष्क। और इंग्लिश में इसको सेरिबेलम भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, देखो ये सेरिब्रम है और ये क्या है, सेरिबेलम। इसके बाद दूसरा है पोन्स और तीसरा है मेडुला ओब्लोंगेटा। क्या है, मेडुला ओब्लोंगेटा। इतनी बात आप सबको समझ आ रही है। अब देखो ध्यान से एक चीज समझना, ये जो प्रमस्तिष्क है सबसे पहला है, सबसे पहला आ रहा है ना, तो सबसे पहला है, ये आपको मैं याद करा रहा हूं तो इसको ध्यान से देखना आप लोग। ये सबसे पहला है,
ये हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। और सबसे लास्ट क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये करता है अनैच्छिक क्रियाओं का, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। इतनी बात आपको समझ आ रही है? जो थैलेमस होता है ये स्पर्श संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में ताप नियंत्रक का काम करता है। ताप को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इतनी बात आपके समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतना तो हमारे अच्छे से समझ आया होगा। इसको आप यहां से समझ सकते हो और अच्छे से। यहां आपको ये देखो पोन्स दिखेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा दिखेगा और सेरिबेलम। ये किसके भाग है? ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फिर अगर हम देखते हैं हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एक क्या बच गया हमारा? सेरिब्रम। ये तीनों किसका भाग है? तो ये तीनों भाग है अग्र मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का, है ना? इतनी बात हमारी समझ में आ गई सारी। डायग्राम से देखो आपको और चीजें स्पष्ट हो जाएगी, तो आराम से देख सकते हो आप डायग्राम। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? तो मेरुरज्जु मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? देखो ये क्या है? ब्रेन या मस्तिष्क। और मस्तिष्क से एक धागेनुमा संरचना निकलती है। कैसी संरचना? धागेनुमा संरचना। और ये जिस हिस्से से निकलती है वो हिस्सा है मेडुला ओब्लोंगेटा, जो कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ओब्लोंगेटा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मेडुला। क्या हो जाएगा? मेडुला। अगला प्रश्न। अच्छा, अगले प्रश्न से पहले यहाँ डायग्राम देख सकते हो आप। ये क्या है? मस्तिष्क है, और इस जगह से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ से क्या निकल रही है? स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु। फिर से सुमेलित करना है हमें। तो देखो, याददाश्त और बुद्धिमत्ता का नियंत्रण कौन करता है? हम अभी देख चुके। एका 3 यानी कि प्रमस्तिष्क। एका 3 सब में आ रहा है, तो यहां से तो कोई चांस नहीं है। स्पर्श संबंधित क्रियाएं कौन? तो ये कर सकता है थैलेमस। बी का 4। अब बी का 4 किस में आ रहा है बताओ? एक ही में आ रहा है, और यही हमारा क्या है? आंसर है। गैस्ट्रिक स्त्राव, हृदय का धड़कना इत्यादि क्रियाएं नियंत्रित करता है। कौन करता है? मुझे बताओ, क्या दिल का धड़कना आपके हाथ में है क्या? नहीं, ये तो चलती रहेगी। आप सोते रहोगे तब भी दिल तो धड़केगा। सांसें चलती रहेगी, जब आप सोते रहोगे तब भी चलती रहेगी, है ना? ये सारी चीजें कैसी हैं? तो आप बोलोगे सर ये सारी है अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रियाएं। और ये मैंने आपको बता दिया पीछे कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? वापस से मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला क्वेश्चन है, मेनिंज है। तो मेनिंज क्या है? ये है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, और इससे एक संरचना निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड या मेरु रज्जु। अब देखो, इस मस्तिष्क और मेरु रज्जु की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संवेदी अंग है, तो इनकी सुरक्षा करने के लिए 3 झिल्लियां पाई जाती है, जो इनके चारों ओर आवरण बनाती है। क्या बनाती है? चारों ओर आवरण बनाती है। साथ ही इन तीनों के बीच में एक द्रव्य भी भरा होता है। ठीक है, इन तीनों झिल्लियों को याद करने का एक तरीका है। कैसे नाम याद करेंगे इनका हम? तो देखो, आप अपने सर पे मारोगे तो एक आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? आवाज आएगी डप की, डी
ए पी डप। डी से क्या है? ड्यूरामेटर। ए से अरेक्नोइड। और पी से क्या है? पायमेटर। क्या है? पायमेटर। और इन तीनों झिल्लियों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? तीनों को मिलाकर के बोला जाता है मेनिंज। क्या बोलते हैं? मेनिंज, है ना? तो इसका उत्तर आपको पता लग गया होगा कि मेनिंज क्या है? मस्तिष्क व मेरुरज्जु के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्लियां हैं। अच्छा, अब देखो, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु के ऊपर जो झिल्लियां पाई जा रही है, ये तो है ही। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था सुरक्षा के लिए कपाल भी होता है। बिल्कुल, कपाल भी होता है जो इनको सुरक्षा देता है, लेकिन ये भी एक सुरक्षा का काम कर रही है। इनके बीच में जो द्रव्य पाया जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क मेरु द्रव। मस्तिष्क मेरु द्रव। यहां तक समझ आ गया आपको? तो बिल्कुल इजी बात है। अच्छा, एक चीज देखो, आपको ये तीनों नाम बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। असत्य को छाटिए। असत्य को छाटिए, क्या बोल रहा है ये? तो ये बोल रहा है सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक संवेदी तंत्रिका लेकर जाती है। देखते हैं क्या है। अच्छा, सूचनाओं को मस्तिष्क से अंगों तक संवेदी तंत्रिका लेकर जाती है, तो ये बात तो गलत है। सूचनाओं को मस्तिष्क से अंगों तक कौन लेकर जाता है? बताओ मुझे। सूचनाओं को मस्तिष्क से अंगों तक कौन लेकर जाता है? संवेदी तंत्रिका लेकर जाती है क्या? नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। ये नहीं लेकर जाती। कौन लेकर जाती है? मोटर या चालक तंत्रिकाएं। मोटर तंत्रिकाओं का नाम क्या है? चालक तंत्रिकाएं। तो हमें ये असत्य लग रहा है, तो ये क्या है? हमारा उत्तर है। बाकी ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड, पायामेटर मस्तिष्क में पाई जाने वाली झिल्लियां हैं, ये भी सही बात है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। बिल्कुल, ये भी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेरुरज्जु के द्वारा। अब देखो यहाँ पे, सूचनाओं का अंगों से मस्तिष्क तक संवेदी तंत्रिका लेकर जाती है क्या? बिल्कुल सही बात है। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो यहाँ देखो, आप एक सूचना मिली है। क्या सूचना मिली है? कि आपने गर्म चीज को छू लिया, और जब गर्म चीज को छुआ तो सूचनाओं को मस्तिष्क तक कौन लेके गई? अंगों से मस्तिष्क तक। अंगों से मस्तिष्क तक कौन लेके जा रही है? संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका, ठीक है। इसको हम सेंसरी नर्व भी बोलते हैं, अफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद में, अब ये सूचना पहुंच गई, अब वहां से आपको हाथ हटाना है। ये सूचना कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? मस्तिष्क से अंगों तक कौन लेके आ रही है? तो ये आ रही है आपकी मोटर नर्व। कौन आ रही है? मोटर नर्व। और इसको हम क्या बोलते हैं? चालक तंत्रिका। कौन है? चालक तंत्रिका। तो अंगों से मस्तिष्क तक कौन लेके गई? संवेदी तंत्रिका। और मस्तिष्क से अंगों तक वापस कौन लेकर आई? चालक तंत्रिका। ये क्या बोल रहा है? सूचनाओं को मस्तिष्क से अंगों तक संवेदी तंत्रिका लेकर आती है क्या? नहीं। कौन लेकर आती है? मोटर या चालक तंत्रिकाएं। आंखों का रंग निर्धारित होता है, किसके कारण निर्धारित होता है आंखों का रंग? इसको समझने से पहले एक डायग्राम देख लो आप। ये आंख का डायग्राम है। किसका? ये आंख का। अब आपको पता है कि जो आंख होती है वो तीन परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परत से? तीन। ये बाहरी परत है। एक मैं और बना रहा हूं, मध्य परत। ये क्या है? मध्य परत, है ना? और एक परत और बना देता हूं मैं इसमें, इसको हम बोलेंगे आंतरिक परत। ये कौन सी है? आंतरिक परत। तीन परतें हो गई आंख की। जो मध्य परत होती है ये आगे जाकर एक बड़ा उभार दे रही है। इस बड़े उभार को हम नाम देते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। अब आप बोलोगे सर इसकी हिंदी पता हो, तो इसकी हिंदी कुछ नहीं होती है। आइरिस को आइरिस ही बोलते हैं, आइरिस। ये जो पूरी मध्य परत होती है, इस पूरी मध्य परत पे रंगांगन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंग पाए जाते हैं पूरी पे ही। और ये रंग कुछ भी हो सकते हैं।
कुछ भी जैसे ये होंगे ट्रिपल ब्लू, और सॉरी ट्रिपल बी। अभी जो ट्रिपल बी है इसमें हम देखेंगे कि एक का मतलब है ब्लू यानी कि नीला, एक का मतलब है ब्राउन यानी कि भूरा, और एक का मतलब है ब्लैक यानी कि काला। ठीक है, तो जिस कलर के रंगांकन होंगे हमारी आंखों का कलर भी वैसा ही आएगा। तो ये हमारे आगे पाया जा रहा है भाग, इसको क्या बोलेंगे, आइरिस। और ये क्या करता है, हमारे आंखों के रंग का निर्धारण करता है। दो आइरिस के बीच में, दो आइरिस के बीच में एक खाली जगह है। खाली जगह दिख रही है ना आपको, ये खाली जगह, इस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे, तो इस खाली जगह का एक नाम है और उसको हम बोलेंगे पुतली। इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल। और इसका काम क्या होता है, तो ये हमारी आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। क्या करती है, प्रकाश को नियंत्रित। वरना तेज लाइट आएगी एकदम से तो हमारी आंखों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, यह सवाल भी आपके पूछा हुआ है, पुतली या प्यूपिल। अब एक चीज ध्यान से समझो, यह ये मैंने आपको क्या बताया, आइरिस, ये जो फोल्ड दिख रहे हैं आपको, इनको हम एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे, इनको बोलते हैं सीलियरी बॉडी। और सीलियरी बॉडी से भी आपके सवाल पूछा हुआ है, सीलियरी बॉडी। इसी तरीके से पूछा हुआ है सीलियरी बॉडी से। सीलियरी बॉडी से कुछ धागे निकलते हैं। क्या निकलते हैं, कुछ धागे। अब सर धागे क्यों निकल रखे हैं यहाँ पे, तो देखो धागे इसलिए निकल रखे हैं यहाँ पे, धागे इसलिए निकल रखे हैं यहाँ पे कि ये धागे सीलियरी बॉडी से लटक कर एक संरचना को पकड़ेंगे। और वो संरचना क्या है, तो वो संरचना है लेंस। क्या है, लेंस। है ना, किसको पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे लेंस को। तो सिंपल आपसे पूछेंगे कि सीलियरी बॉडी का काम क्या है, तो लेंस को सहारा प्रदान करना। या वो आपसे पूछ ले इस धागे का नाम, तो ये होते हैं आलंबन तंतु। आलंबन यानी सहारा देना, तो आलंबन तंतु। ये भी क्या करे, लेंस को सपोर्ट। तो दोनों में से वो कुछ भी पूछ ले तो डरना नहीं है। ये बाहरी परत है, ये मध्य परत है, इस मध्य परत को कोरोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोइड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर की परत है इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलते हैं रेटिना। और ये नेत्र की सबसे आंतरिक परत है, नेत्र की सबसे आंतरिक परत। इतनी बात आप सबको समझ आ गई। चलो अब मुझे बताओ, आंखों का रंग निर्धारित कौन करता है, सिंपल सी बात है, कौन करता है, आइरिस। प्यूपिल भी हमने देख लिया और सिलियरी बॉडी भी हमने देख ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्नीशियन साहब, हमारे टेक्नीशियन साहब को बोलना पड़ता है ऐसे, बीच बीच में खो जाते ही, है ना। नेत्र का सफेद भाग क्या कहलाता है। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारी आंख कितनी परतों से मिलकर बनी है, 3 परतों से। सबसे बाहरी परत जो है, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत है, इसको मैं 2 भागों में बांट रहा हूं, 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, एक कौन सी है, सफेद रंग की, और एक कैसी है, पारदर्शी। ये जो सफेद रंग की है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। और ये जो पारदर्शी है इसको हम क्या बोलेंगे, ये है कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया। आप बोलोगे सर कॉर्निया क्या होता है, तो ये डायग्राम देखो एक बार। ये जो आपको उभरा हुआ भाग दिख रहा है आंख का, इसका नाम क्या है, कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया। तो सफेद भाग क्या कहलाता है मुझे बताओ, स्क्लेरा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्लेरा। और अच्छे से समझना है तो ये डायग्राम देखो, आंख का सफेद भाग दिख रहा है, और ये जो भाग होता है ये कितना, मैं आपको बोलूं कितना भाग बनाता है ये आंख का, तो ये जो सफेद भाग है ये 5/4
6 बनाता है। कितना बनाता है? 5/6। और मैं बात करूं अगर इस कॉर्निया की, तो ये कॉर्निया बनाती है 1/6, जो कि पारदर्शी है। इतनी बात आपको समझ आई? चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। ये है शलाका। रोड व शंकु कोशिकाओं में प्रोटीन कौन सा होता है? तो मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तो पहले ही बता दिया था कि जहां रोड दिख जाए, पहला ही प्रोटीन क्या हो गया? रोडोप्सिन। रोड से क्या याद करा? रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन तो सर हमको पहले 2 में दिख रहा है, मतलब ये 2 कैंसिल हो गए। ठीक है। फिर शंकु कोशिकाओं में कौन सा प्रोटीन होता है? तो शंकु कोशिकाओं में होता है आयोडोप्सिन। कौन सा? आयोडोप्सिन। तो हमारा उत्तर क्या है? डी। ये तो बात हो गई उत्तर निकालने की। अब यहां बात को समझो। मैंने आपको 3 परतें हो गई आंख की, और मैंने आपको बताया कि सबसे आंतरिक परत को हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। अब मैं एक काम करता हूं, इस रेटिना को बाहर निकाल लेता हूं। और जब मैंने इस रेटिना को आंख से बाहर निकाला, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर देता हूं। और तो ये क्या है? पूरी रेटिना। वैसे तो ये 10 परतों से मिलकर बनी होती है, लेकिन हमको 2 ही परत पढ़नी है। एक कौन सी? एक हम पढ़ेंगे आंतरिक परत, और एक पढ़ेंगे हम बाहरी परत। अब ये जो आंतरिक परत है, ये आंतरिक परत 2 तरीके की कोशिकाओं से मिलकर बनती है। एक कोशिका कैसी होगी? तो देखो, एक कोशिका तो होती है जिसको हम बोलते हैं शंकु कोशिकाएं, है ना? शंकु। कौन कौन जानते हो आप? आइसक्रीम की कौन खाते हो? तो वो कैसी होती है? इस तरीके की होती है कुछ। और एक होती है रोड कोशिकाएं। कैसी? रोड कोशिकाएं। तो ये शंकु, ये रोड, ये शंकु, ये रोड। और जो रेटिना की बाहरी परत होती है ना, रेटिना की बाहरी परत, ये बनी होती है न्यूरॉन से। न्यूरॉन हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तंत्रिका कोशिकाओं से। ठीक है। इसमें जो रोड कोशिकाएं हैं, ये अंधकार का काम करती है। क्या काम करती है? अंधेरे में जो हम देखते हैं, अंधेरा यानी कि डिम लाइट। और आपको याद कैसे करना है ये, कि आपके सर पे किसी ने रोड से मार दी तो कैसे हो जाओगे? आप अंधे हो जाओगे, आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। तो रोड कोशिकाओं का काम क्या है? ये जो रोड कोशिकाएं हैं, ये क्या काम करती है? डिम लाइट या ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाती है। ब्लैक एंड व्हाइट दिखाती है। दूसरी चीज है शंकु। ये जो शंकु कोशिकाएं होती है, ये शंकु कोशिकाएं हमें रंग दिखाती है। क्या दिखाती है? रंग। इसको याद कैसे करोगे? इसको तो अंधकार से आपने याद कर लिया, है ना? रोड से रोड मारी सर पे और आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लग गया। लेकिन शंकु को याद करने का भी तरीका बता देता हूँ मैं आपको। कौन आइसक्रीम खाती है? कौन कैसी होती है? रंग बिरंगी होती है। बटर स्कॉच आती है, मैंगो वाइट आती है, अलग अलग फ्लेवर की आती है। और अलग अलग फ्लेवर मतलब अलग अलग कलर। तो कलर कौन दिखाती है? शंकु कोशिकाएं। अब सिंपल आ जाए, मान लो कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? शंकु कोशिकाएं नहीं है। इतनी बात समझ आई? चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो। अच्छा, अगले प्रश्न देखने से पहले आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, ये डायग्राम है और इसमें मैं रेटिना को आपको दिखा रहा हूँ परतों में खोल के। तो ये देखो आपकी क्या है? शंकु कोशिकाएं। और ये क्या है? रोड कोशिकाएं। कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है। अब आगे देखो, असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है? हमें छांटना है यहाँ पे। और बहुत इजी, हम पीछे अभी देख के आ चुकी सारी चीजें। रेटिना की बाह्य परत रोड और कोन की बनी होती है क्या? नहीं, रोड और कोन की नहीं बनी होती। किसकी बनी होती है ये तो किसकी बनी होती है बाहरी परत? न्यूरॉन की। किसकी? न्यूरॉन कोशिकाओं की। रोड कोशिका रंग देखने के काम आती है क्या? ना, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट देखने के काम आती है। और शंकु कोशिकाएं अंधकार देखने के काम आती है क्या? नहीं। ये क्या काम आती है बताओ? कलर देखने के। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे असत्य हैं। क्या है? असत्य हैं। तो यहाँ ए और बी असत्य। नेत्र में आने वाले प्रकाश को आंख की पुतली नियंत्रित करती है। बिल्कुल सही, ये भी हम देख चुके हैं। नेत्र की मध्य परत को कोरोइड बोलते हैं क्या? बिल्कुल कोरोइड बोलते हैं। ये क्या पूछ रहा है? असत्य कथन। और असत्य कथन क्या है? ए और बी दोनों है। तो यहां से हमको आंसर मिल गया। आगे चलो, सुमेलित कीजिए। निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले यहां कुछ चीजें समझ लो आप। ये क्या है? आंख। और आंख में क्या है? लेंस।
अब मैं पूरी आंख ना बना के और सबसे बाहरी परत बना दी मैंने आंख की, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। और आपको पता है कि प्रतिबिंब बनने के लिए जो लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है वो किस पे जाना जरूरी है, वो लेंस से और रेटिना पर आना जरूरी होती है। तभी क्या बनती है, इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है ना। लेकिन क्या हुआ कि ये लाइट रेटिना पर आकर नहीं मिल रही, और ये इससे आगे ही मिल गई। ठीक है, इससे आगे ही मिल गई लाइट, आगे मिल गई। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो दिख ही नहीं पाएगा आपको साफ, है ना, तो दिख नहीं पाएगा। और क्या चीज नहीं दिख पाएगी आपको बताऊं, आपको निकट की चीज तो साफ दिखेगी पर दूर की चीज साफ नहीं दिख पाएगी। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम एक लेंस लगा देंगे यहां। कौन सा, हम लगा देंगे अवतल लेंस। कौन सा, अवतल, कॉनकेव, है ना। तो हम अवतल लेंस लगा देंगे, और जैसे ही हम अवतल लेंस लगाएंगे, हमने क्या देखा कि ये जो प्रकाश की तरंग है ये आगे आकर मिल जाएगी, और यहां क्या बन गई, इमेज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अवतल लेंस का गुण होता है ये प्रकाश की तरंगों को फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। तो जो प्रकाश की तरंगे यहां मिलकर इमेज बना रही थी, है ना, वो अब नहीं होगी, वो रेटिना पर आकर इमेज बनाएगी, और क्या दिखेगा, साफ दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष में होता है। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज लेते हैं हम, अवतल, यानी कि ए का 3। अब ए का 3 किस में आ रहा है, तो 3 ऑप्शन में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। फिर दूसरा है मोतियाबिंद में क्या होता है, तो लेंस का प्रत्यारोपण होता है, और हम कृत्रिम लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कृत्रिम लेंस। मोतियाबिंद में हो क्या जाता है सर, तो देखो ये क्या है, लेंस, और लेंस के चारों तरफ क्या हो जाता है, एक चीज का जमाव हो जाता है। वो चीज क्या है, तो वो चीज होती है कैल्शियम। क्या होती है, कैल्शियम। और कैल्शियम के कारण लेंस का गुण समाप्त हो जाता है। और लेंस का गुण क्या होता है, तो लेंस का गुण होता है, एक तो ये लचीला होता है ना, और एक कैसा होता है, ये पारदर्शी। अब आप बताओ, कैल्शियम तो कठोर बना देगा इसको, और ये पारदर्शी भी नहीं दिखेगा, तो लेंस हो गया हमारा खराब। इसके लिए दूसरा लेंस लगाएंगे। तो मोतियाबिंद के लिए हम करते हैं लेंस प्रत्यारोपण, यानी कि बी का 4। अब बी का 4 किसमें है, तो बी का 4 ए के ऑप्शन में, सी में। तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखो यहां आपको याद रखना है, जीरोप्थेलेमिया। कौन सा, जीरोप्थेलेमिया। इसमें क्या होता है, तो जीरोप्थेलेमिया के अंदर आंख में आंसू नहीं बनते। आंख में आंसू है, आंख में आंसू नहीं बनते। अब मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, तो आप रो नहीं पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, रो नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको क्या हो गया, जीरोप्थेलेमिया। तो अगर आप ब्रेकअप का दर्द सह के रॉक स्टार वाले रणबीर कपूर की तरह जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, तो आपको विटामिन ए लेना पड़ेगा। और विटामिन ए कहां से लेते हैं हम, विटामिन ए लेते हैं हम गाजर से। किससे लेते हैं, गाजर से। इतनी बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, छोटा और वास्तविक। तो उत्तर बी। हड्डी व हड्डी और हड्डी व मांसपेशी को क्रमशः कौन जोड़ता है, तो आपको पता है, मैंने जब पढ़ाया था कि कंधे की 2 हड्डी जुड़ी हुई है, 2 हड्डियां आपस में जुड़ती है। किसके कारण जुड़ती है, तो एक मोटा धागा होता है, एक मोटा धागा होता है, मजबूत धागा, और इसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट। वहीं मैं बात करूं अगर किसी हड्डी की, ये एक हड्डी है और इससे क्या जुड़ रही है, एक मांसपेशी, है ना, मांसपेशी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कंडरा। क्या बोलेंगे, कंडरा। और इसका एक और नाम है टेंडन। अब मुझे ये दोनों ऑप्शन बता दो जिसमें पहला लिगामेंट आ रहा हो और दूसरा कंडरा आ रहा हो। तो वो है ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, लिगामेंट और कंडरा। टेम्पोरल व पैराइटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अब सबसे पहले तो जो कई वीडियो देख रहे हैं उनको तो ये नहीं पता होगा कि क्या पूछ लिया सर, ये तो बायोलॉजी का सवाल ही नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे
रेलवे टेक्नीशियन का पूछ लिया आपसे कोई मैथ का बड़ा ही सवाल। तो यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि कपाल, कपाल में कितनी हड्डियां होती है, तो कपाल में हड्डियों की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। और इसकी ट्रिक याद कराई थी 8 हड्डियों को याद कराने की, कि बॉयज कैसे होते हैं? टफ, टफ होते हैं, है ना, मतलब मजबूत होते हैं, रफ एंड टफ, कैसे ही धो लो कर लो उनको, टफ होते हैं। और बॉयज नहीं लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉइज। क्या लिख दिया? पॉइज। तो इसको याद कैसे करेंगे? टी से टेम्पोरल, एफ से फ्रंटल, पी से पैराइटल, ओ से ऑक्सीपिटल, ई से इथेमॉइड, है ना। और ये है स्फीनॉइड, स्फीनॉइड। इतनी बात समझ आ रही है? कितनी है? 8 है। तो सर आपने तो 6 ही लिखी है। तो बच्चों टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे देखो इनके नंबर कितने होते हैं, सिंपल याद रखना है, इस ट्रिक के साथ में ही काम करेगा। पर ये 2 1 2 1 1 और 1। अब गिनो, मैं तो बायोलॉजी का हूँ तो मेरे को गणित आती नहीं है। ठीक है, कितनी हो रही है? 8 ही हो रही होगी शायद। चलो मेरे को भी आती है यार गणित इतनी तो। अच्छा अब देखो, दो लोग आपस में टीप रहे थे। क्या करे थे? टीप रहे थे। तो टी और पी, और कितने लोग? 2। तो ये और ये, तो 2 2 टीप रहे थे। ये ट्रिक भी याद रखो। अब देखो, टेम्पोरल पूछा है, पैराइटल पूछा है। टेम्पोरल और पैराइटल, इनकी संख्या कितनी है? 2 और 2 है क्या? 2 और 2 आ रही है क्या? मुझे बता दो एक बार के लिए। आ रही है सर, तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। और ये 8 हड्डियां आपको याद हो गई क्या? किसकी है ये? कपाल की। किसकी है? कपाल की 8 हड्डियां। ये जो इथेमोइड है ना, हमारी जो आंख हड्डियों में दसी हुई है, वो कौन सी हड्डी है? इथेमोइड ही है। ये चित्र है यहाँ पे, तो यहाँ से आप जिसको और ज्यादा पीएचडी करनी हो वो यहाँ से देख सकता है। आगे चलो, आगे है कर्णास्तियों के उदाहरण बताओ। आपको पता है कान के अंदर क्या पाई जाती है? हड्डियां 3 होती है। कैसे याद करोगे? तो घबराओ मत बच्चा, आपने जोर से आवाज लगाया, कानों की हड्डी, तो मिस ने सुन लिया। किसने सुन लिया? मिस ने। और जैसे ही मिस ने सुना तो हमको याद आ गया मेलियस इनकस, और एक क्या है? स्टेपिस। ये तीनों किसकी हड्डियां हैं? कान की हड्डियां हैं। तो मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। रटने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। सिंपल क्या याद रखना है? मिस। क्या याद रखना है? मिस। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु में होती है 300 हड्डियां। और वयस्कों में यानी कि हमारे अंदर कितनी हड्डियां हैं? 206, है ना। तो आराम से पढ़ लेना, वरना 126 रह जाएगी, क्योंकि बाकी तो पापा तोड़ ही देंगे। कशेरुक दंड में पाई जाने वाली उदर व थोरेसिक यानी कि कमर हड्डियां कितनी होती है? अब ये नई बीमारी आ गई, ये क्या चीज है? तो देखो यहां समझो इसको। ये हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क से एक संरचना निकलती है जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु की रक्षा करने के लिए क्या होता है? हड्डियों का आवरण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड। ये जो कशेरुक दंड होते हैं, इसको आपको ऐसे याद रखना है, सीटी लो सुप्रीम कोर्ट। क्या? सिटी लो सुप्रीम कोर्ट। अब यहां जो ये सी, इसका मतलब है सर्वाइकल। चलिए इंग्लिश में लिखना पड़ेगा यार। ये है आपका सर्वाइकल। टी से थोरेसिक यानी कि वक्ष, ये हो गई गर्दन, ये हो गया वक्ष। लंबर यानी कि कमर, सैक्रल यानी कि कूल्हे की हड्डियां, है ना, कूल्हे की तरफ जो होती है, इनको क्या बोलेंगे? सैक्रल। और एक है, इसको बोलेंगे कॉकिक्स। क्या बोलेंगे? कॉकिक्स। अब इनके नंबर क्या है? तो देखो इसको कैसे याद रखोगे आप लोग? इसको आप ऐसे याद रखोगे कि देखो,
यहां नीचे लिख देता हूं, इसको आप ऐसे याद रखोगे, 7 और आगे 5, 7 और 5 कितने होते हैं, 12, 7 और 5 कितने हुए, 12, और एक एक ये, एक सैक्रल और एक कॉकिक्स, तो ये दोनों, अब टोटल करोगे आप इसका तो टोटल कितनी आ जाएगी, 26, यानी कि 26 हड्डियां। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां हैं हमारे, 26 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं, 26। अभी आपको क्या पूछ रहा है कि लंबर यानी कि एल और टी, तो एल में कितनी है बता दो मेरे को एक बार, 5, और टी इसमें कितनी है, 12, कितनी है, 12, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अब एक चीज और समझो, सर हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही, 7 5 12 क्या है, तो गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं, तो गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं। आपने सुना होगा ना कि सर्वाइकल का पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उन हड्डियों में कुछ हो गया होगा। ठीक है, फिर थोरेसिक वक्ष, ये जो कशेरुक दंड जो वक्ष में आ रहा है ना, वक्ष की तरफ है, इनमें कितनी है, 12, फिर कमर की तरफ 5, है ना। ये जो कॉकिक्स होती है, कॉकिक्स, इसको हिंदी में भी कॉकिक्स ही बोलेंगे, कॉकिक्स। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वज थे यानी कि चिंपैंजी, उनके क्या पाई जाती थी, पूंछ, और पूंछ कहां से निकलती थी वो पूंछ, इस कॉकिक्स से, इसलिए इसको हम अवशेषी अंग बोलते हैं। ये हमारे अंदर भी पाई जाती है लेकिन किसी काम की नहीं है। अवशेषी अंग क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में होते हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। तो कॉकिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग भी है। इतनी बात सबको समझ आ रही है, आगे चलो। अच्छा, सुमेलित करना है, फिर से इजी प्रश्न आ गया। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, हमारे टेक्नीशियन साहब बताएंगे, बताओगे क्या, बता दिया इन्होंने, बहुत इंटेलिजेंट है। मैंडिबल, ये जबड़े में पाई जाती है, कहां पाई जाती है, जबड़े में, सबसे मजबूत हड्डी। तो ए का दो सब में आ रहा है, तो दूसरा और देखना पड़ेगा। सबसे मजबूत पदार्थ बी का एक, बी का एक, बी का एक किस में आ रहा है बता दो मुझे, तो बी का एक, बी का एक आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो ये दोनों अपने कट जाएंगे। अब देखो जीन, अनुवांशिकता की इकाई क्या है, जीन। अच्छा, यहां अगर आपसे कभी डीएनए लिखा हो जाए तो वो भी सही होगा, क्योंकि जीन कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए पे पाए जाते हैं। तो जीन क्या है, अनुवांशिकता की इकाई, यानी सी का 4। अब सी का 4 किस पे आ रहा है, एक ही पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। और पादपों में गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ओस्टियोपोरोसिस व ओस्टियोमलेशिया रोग किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हड्डियों से। टेक्नीशियन साहब आवाज। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुने। अब यहां देखो, और ये तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है, उरोस्थी या जत्रुक, ये शुद्ध हिंदी है ना, आप लोगों की डिमांड पे डाल दी, वैसे कोई काम नहीं आएगी आपकी। उरोस्थी बोन या जत्रुक, इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। आपको पता है ना स्टर्नम क्या होती है, ये स्टर्नम हड्डी है और इससे ही हमारी पसलियां निकलती है। ये पसलियां हैं जो पीछे आके घूम जाती है, और पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी, यानी कि 24 पसलियां होती है। तो ये जो बीच वाली हड्डी दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, उरोस्थी स्टर्नम, और इस पे फीमेल में ब्रेस्ट पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन, स्तन हड्डी। तो ए का क्या है, 4 स्टर्नम, ए का 4 किस में दिख रहा है आपको, 2 में, 2 हमारे कट जाएंगे। कॉलर बोन, कॉलर मैंने आपको याद कराया था, कैसे कॉलर कैसे क्लेविकल, तो बी का है 1, बी का क्या है 1। अब बी का 1 किस में, बी का 1 भी दोनों में, तो यहां से भी नहीं हो पाएगा। नी कैप, नी कैप क्या होती है, तो जो घुटने पे पाई जाती है, घुटने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नी। तो नी कैप कौन सी है अपनी, आपको पता है, पटेला, क्या है, पटेला। तो सी का 2, सी का 2 एक ही के अंदर है, बी के अंदर, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा ये। आगे वाला प्रश्न देखो, मानवों के कशेरुक दंड में कशेरुकों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, और मैंने आपको याद कराया था सिटी लो सुप्रीम कोर्ट, यहां से याद कर लो कशेरुका का क्रम। तो अब देख लो सी किस में आ रहा है, यहां आ रहा है, टी आ रहा है क्या, आ रहा है, एल आ रहा है क्या, आ रहा है, एस आ रहा है क्या, आ रहा है, और लास्ट में सी आ रहा है, ये भी आ रहा है। मतलब हमको तो पहली बार में, पहली खुदाई में ही सोना मिल गया, उत्तर आ गया, तो ये हमारा आंसर।
आगे चलो। अच्छा, घुटने की संधि व कोहनी की संधि के उदाहरण क्या है? तो घुटने और कोहनी की संधि, आपको पता है मैंने एक संधि पढ़ाई थी आपको बोन के जस्ट बाद, हड्डियों के जस्ट बाद, और मैंने पढ़ाया था आपको हिंज संधि, और उसे हम क्या बोलते हैं? कब्जा संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कब्जा संधि, है ना? तो कब्जा संधि या हिंज संधि क्या होती है? कब्जा जानते हो ना आप, गेट के अंदर लगाते हैं कब्जा, तो गेट एक तरफ ही खुलता है, दूसरी तरफ नहीं खुलता। उसी तरीके से मैं बात करूं अगर हमारे घुटने की या कोहनी की, तो कोहनी एक तरफ ही मुड़ रही है, दूसरी तरफ मुड़ रही है क्या? नहीं मुड़ रही। तो कौन सी संधि है यहाँ पे? हिंज संधि। कंदुक खलिका, इसको बॉल एंड सॉकेट भी बोलते हैं। ये हमारे हाथ की हड्डी में पाई जाती है। हाथ घुमा पा रहा हूं ना मैं ऐसे, जैसे हम प्लग में सॉकेट लगाते हैं, वैसे ही हमारी एक हड्डी में दूसरी हड्डी फिट है। इसको क्या बोलेंगे? कंदुक खलिका संधि। रेशेदार संधि ये कहां पाई जाती है? तो रेशेदार संधि पाई जाती है खोपड़ी के अंदर। कहां? खोपड़ी। खोपड़ियों की जो हड्डी होती है, क्या वो हिलडुल सकती है? क्या हिलडुल नहीं सकती है? ठीक है, तो रेशेदार संधि। अब गठिया किसकी बीमारी है और किसके कारण होती है? तो गठिया बीमारी है जोड़ों की, और जब यूरिक अम्ल जमा हो जाता है घुटनों में तो क्या हो जाती है? गठिया बीमारी हो जाती है। यहां देखो ये क्या है? हड्डी है, ये दो हड्डियां हैं, और हड्डियों के ऊपर क्या पाया जाता है? तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हड्डियों के ऊपर पाया जाता है कार्टिलेज या उपास्थि। ये उपास्थि क्या है? उपास्थि या कार्टिलेज। अब दो हड्डियों को ठीक से काम करने के लिए क्या होता है? इनके बीच में एक द्रव पाया जाता है, और उस द्रव का नाम क्या है? उस द्रव का नाम है साइनोबियल द्रव। साइनोवियल द्रव, ये आपके पूछा हुआ है एग्जाम में, तो याद रखना इसको, साइनोवियल द्रव। यहां तक तो कहानी समझ में आ गई। अब क्या होगा? कई बार आप क्या करते हो? डाइट में प्रोटीन ज्यादा लेने लग जाते हो, और जब प्रोटीन ज्यादा लेने लग जाते हो तो आपके जो जिम करते हैं ना, स्पेशली वो लोग ज्यादा प्रोटीन के चक्कर में, ज्यादा बॉडी बनाने के चक्कर में प्रोटीन लिए जाते हैं, और जब प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो क्या होगा? एक समय बाद में आपके क्या बनने लग जाएगा? यूरिक अम्ल बनने लग जाएगा, और ये यूरिक अम्ल आपके घुटनों में इस तरीके से जमा हो जाएगा। ये क्या है? यूरिक अम्ल। अब जो हड्डियां आराम से हिलडुल सक रही थी, अब वो हिलेगी डुलेगी नहीं। फिर क्या करे सर? अब लगाओ संधिशुदा तेल, ऑर्थो का तेल। जोड़ों में दर्द, है ना, सुनते हो ना आप, ये ऐड आता है कि लगाइए संधिशुदा तेल और जोड़ों की बीमारी को कीजिए दूर। तो बात समझ में आ रही है? जोड़ों की बीमारी किसके कारण होती है? यूरिक अम्ल के जमा होने के कारण। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर, 5 करोड़ रुपए का है ना? किसके साइंटिफिक नेम है ये? तो गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा हमारा सी, यानी कि सैकेरम ऑफिसिनेरम। ये किसका नाम है? गन्ने का वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन ए होमो सेपियंस किसका नाम है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। कुरुकुमा लोंगा ये किसका नाम है? तो हल्दी का नाम है कुरुकुमा लौंगा। फिर सी, याद रखो, सॉरी सी तो अपन ने कर ही लिया ना। डी, डी क्या है? पाइसम सेटाइवम, और ये किसका नाम है? ये है मीठी मटर का नाम। मीठी मटर का नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम। अब एक नाम जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, किसका? और वो पूछा हुआ है आपके छुई मुई का। किसका? छुई मुई। इसका नाम आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या नाम होगा छुई मुई का? पहले तो इसके नाम से बताओ क्या है इसका। तो एक गाना सुना होगा ना आपने, टच मी डोंट टच मी सोनिया, है ना? तो टच मी नोट, इसका नाम क्या है? टच मी नोट। जैसे ही आप इसको छुओगे तो ये मुरझा जाएगा। कैसा हो जाएगा? मुरझा जाएगा। तो इसका नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है मेमोसा प्यूडिका। मेमोसा प्यूडिका। ठीक है, तो ये आपके एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। आगे चलते हैं। अब ऐसे और बहुत सारे नाम हैं जो एक्स्ट्रा में मैं आपको याद करा देता हूं। सबसे पहले नाम है उसके अंदर आम का।
आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। नीम का क्या नाम है? नीम का नाम है एजाडिरेक्टा इंडिका। एजाडिरेक्टा इंडिका, ये किसका नाम है? नीम का वैज्ञानिक नाम है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसिमम सैंक्टम। क्या है? ओसिमम सैंक्टम। आलू का नाम क्या है? सोलेनम ट्यूब्रोसम। सोलेनम ट्यूब्रोसम। अगला आ जाओ, हल्दी का नाम मैं आपको पीछे बता चुका हूं, क्या है? कुरुकुमा लौंगा। मटर का क्या है? पाइसम सेटाइवम, ये भी हम देख चुके हैं। फल मक्खी जो होती है, आपने देखा होगा अक्सर कि जो फ्रूट के ठेले होते हैं, फल के ठेले होते हैं, उस पर मक्खियां भिनभिनाती रहती है। इसका नाम क्या होता है? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनो गैस्टर। कोई गैंगस्टर मत कर देना। मेलेनो गैस्टर। इसके बाद है टाइगर। टाइगर का नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। अब कई बोल रहे होंगे मैं तो टाइगर हूं, मैं तो लयन हूं। तो आदमियों की समझ, इंसानों की बुद्धि इतनी होती है कि उनको जानवर कह दें तो खुद को दूसरों से लड़ लेंगे, और टाइगर शेर कह देंगे तो अपने आप में शेख की समझेंगे। शेर का नाम क्या होता है? पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। ठीक है। फिर है बिल्ली। बिल्ली का नाम क्या है? बिल्ली का नाम है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका, ये किसका नाम है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। और है क्या आगे? अभी तो और बचा है। घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, इसका नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है? वही। मस्का डोमेस्टिका। इसके बाद है गेहूं का नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। इसके बाद तंबाकू का नाम क्या है? निकोटिना टोबैकम। निकोटीना टोबैकम। कपास का वैज्ञानिक नाम है गोस्पियम हर्बेसियम। क्या नाम है? गोस्पियम हर्बेसियम। ठीक है। बांस का नाम है बैम्बूसा एरिडीनेरी फोलिया। बैम्बूसा एरिडी ने फोलिया। इसके बाद है आपका सूरजमुखी। सूरजमुखी जानते हो ना आप? एक फूल होता है सूरजमुखी का, जिसका मुंह किसकी तरफ रहता है? सूरज की तरफ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेलियंथिस। हेलियंथिस एनस। हेलियंथिस एनस। फिर है अफीम ओपियम। इसका नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। क्या होता है? पेपेवर पेपेवर सोमनीफेरम। कमल का फूल, इसका नाम होता है निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा।
अगला है बरगद या बनियान ट्री, इसका नाम क्या होता है? फाइकस बैंगलेंसिस, फाइकस या फीकस बेलेग्नेंसिस, फिकस ब्लैगनेंसिस। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, ये जो सारे साइंटिफिक नेम है, इनमें से आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं अभी स्टार मार्क करवा दूंगा, लेकिन आप एक बार इनको भी आंखों में से निकाल लेना ताकि आपको कुछ चीजें याद रहे, तो अच्छी बात है। मोर, पिकॉक, ये तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है तो इसका तो याद होना ही चाहिए। ये क्या है? पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट है इसका सरसों, और मस्टर्ड का नाम क्या होता है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं आपको स्टार मार्क लगवा देता हूं। आपको आम का नाम याद रखना है, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट है, वैसे पढ़ने तो सारे हैं पर ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। नीम का, तुलसी का आपके पूछा हुआ है, और आलू भी इंपॉर्टेंट है, हल्दी पूछा हुआ है, मटर भी पूछा हुआ है, गाय नहीं। और आपको याद रखना है जैसे एक शेर का याद रख सकते हो आप। इसके बाद देखेंगे घरेलू मक्खी, तो इसका भी याद रखना जरूरी है। गेहूं का, फिर आप याद रख सकते हो अफीम का। ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, तो इसके बारे में, और मोर के बारे में, और सरसों का आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कुछ स्टार मार्क है, और बाकी एक बार नजरों में से निकाल लेना। फिर है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन, मछली पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। आलू से संबंधित क्रांति है गोल क्रांति, दूध से संबंधित क्रांति है सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति, और रेशम उत्पादन, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सेरीकल्चर। किससे? सेरीकल्चर से। कुछ क्रांतियां हैं, मैं आपको याद करा देता हूं एक बार, तो देखो। श्वेत क्रांति किससे होती है? दूध से, दूध सफेद होता है। भारत में श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियर। कौन? वर्गीज कुरियन। लाल क्रांति किससे होती है? मांस या टमाटर, है ना? तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस और टमाटर से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू, हरित क्रांति अनाज। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। उसके बाद धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? फल और बागवानी और शहद से। और भूरी क्रांति है चमड़े से। और एक है आपके काली क्रांति, यह है आपके पेट्रोलियम उत्पाद से। किससे? पेट्रोलियम उत्पाद से। और जो पेट्रोल होता है इसको हम एक नाम और देते हैं, इसे हम काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना, ठीक है। अगला है मेनिंजाइटिस रोग किससे होता है? अब देखो किस किस सूक्ष्म जीव से होता है, ये तो जब हम सूक्ष्म जीव पूरे पढ़ लेंगे तो वहां देखेंगे। लेकिन अभी तो आप ये देखो मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, उससे क्या होता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है। मस्तिष्क की 3 झिल्लियां देखी थी ना हमने, ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड और पायामेटर, है ना? तो जब इनमें सूजन आ जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन है शत्रुमुर्ग के अंडे का माप कितना होता है? तो आपको पता है सबसे बड़ी कोशिका है ये, और इसका माप कितना होता है? 170 mm से 170 mm बाई 130 mm। सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो आपको पता है कि ओ सबको रक्त दे सकता है, और ए बी सर्वग्राही होता है, सबसे रक्त ले सकता है। मानव रक्त का तरल भाग जिसे कहा जाता है लवण व प्रोटीन से बना होता है, क्या? प्लाज्मा। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ब्लड है या रक्त 2 भागों से मिलकर बना है,
एक कैसा होता है, तरल, और एक ठोस। तरल भाग को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे प्लाज्मा। और ठोस भाग में क्या क्या होती है, तो इसमें आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती है, और डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, और प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा 55% होती है ना, ब्लड का कितना भाग, 55%, और ठोस भाग कितना होता है, 45%। अगला सवाल, मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपको पता है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है हमारे अंदर, 46। कितनी होती है, 46। अब मैं क्या इस 46 को ऐसे लिख सकता हूं, 23 इंटू 2। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, आपका ही बोर्ड है, आपका ही मार्कर है, कोचिंग है आपकी है, आप पढ़ाते हो यहाँ पे सारे, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 46 गुणसूत्र हैं, क्या लिखा हमने इसको, 23 इंटू 2। गुणसूत्रों के एक सेट को n से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे 2 है तो हम इसको 2n भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, मतलब 46 गुणसूत्रों को अगर मैं बांटू तो 44 गुणसूत्र तो कैसे हुए हमारे, अलिंगी, अलिंगी हुए, और 2 गुणसूत्र कैसे होंगे, लिंगी। अगर औरत है, लड़की है, तो उसमें क्या होगा, XX, और अगर पुरुष है तो उसमें क्या होगा, XY। तो 44 गुणसूत्र तो है ही, एक 45 एक 46, 44 गुणसूत्र, एक 45 और एक 46, है ना। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 22 जोड़े और प्लस जो भी एक X या Y जो भी आ रहा हो। तो मुझे बताओ अब यहाँ पे मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो कितने होते हैं, कितने जोड़ी पूछा है इसने, तो जोड़ी तो 22 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 22 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सेरिकल्चर है रेशम पालन से संबंधित, किससे, रेशम पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन से संबंधित शब्द कौन सा है, एपीकल्चर। कौन सा है, एपीकल्चर। देखो यहां एक लिस्ट है, उसको देखो, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपिस डोरसेटा, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, और कहाँ होता है, शहतूत के पेड़ पर होता है। इसी तरीके से सारे आपको देख लेने एक बार, है ना। विटिकल्चर जैसे अंगूरों से संबंधित है, एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। और पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी अपने एजुकेटर एकेडमी के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जो भी हमने आज डिस्कस किया है, तो वहां से आप सारी चीजें देख सकते हो। अगला प्रश्न, ये थोड़ा, अच्छा इसको तो छोड़ो, साफ नहीं है। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक व मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन सा है वो, तो आप बताओगे सर ये तो मेरुरज्जु स्पाइनल कोड की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पाइनल कोड की बात कर रहे हैं। देखो आपने कोई गर्म चीज को छुआ, गर्म वस्तु को छुआ, जब आप छुओगे तो ये क्या है, मस्तिष्क, और ये क्या है आपका मेरुरज्जु। जब आपने छुआ किसी गर्म चीज को तो एक नस मस्तिष्क तक जाएगी, ये अंगों से मस्तिष्क तक सूचना लेके जा रही है, हम इसे बोल देते हैं संवेदी तंत्रिका। और फिर ये गर्म वस्तु आपने छुई तो इसके बारे में आपको बोलेगा कि हटाओ हाथ को, तो ये बात कौन वापस पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगी मोटर या चालक तंत्रिका। लेकिन इसमें समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो ये तो हमारी नॉर्मल क्रिया होती है, नॉर्मल क्रिया, है ना। तो अब देखो ये तो मैंने किसमें बताया, ये तो है हमारी जो भी सामान्य क्रियाएं हैं उसमें, है ना। ये आपको समझाने के लिए बताया पहले। गर्म चीज को आप जब छूओगे तो इंफॉर्मेशन पहले यहां और यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले ये जल्दी से मेरुरज्जु के पास जाएगी, और यहां से आप बताओ गर्म चीज पे आपने हाथ रखा तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि अच्छा रुक जाए एक बार तेरे को बताता हूं, नहीं, तुरंत हटा दोगे। तुरंत क्यों हटा पाए, क्योंकि सूचना कहां गई, संवेदी तंत्रिका से मेरुरज्जु तक, और वापस मोटर तंत्रिका से आ गई अंग तक, तो हमने हाथ हटा लिया। तो क्विक एक्शन हुआ, जल्दी से क्रिया हुई, किसके कारण, मेरुरज्जु के कारण।
ठीक है, तो यहाँ हमारे पूरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक एक का हमने डिटेल से बहुत अच्छे से इनका सॉल्यूशन देखा है। तो आपको सारी पीडीएफ जो है वो अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं अगले टेस्ट के बाद में भी ऑनलाइन, और वैसे ऑफलाइन तो क्लास में मिलते ही हैं। तो थैंक यू, वेलकम।